नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट के बारे में। तो समझ लीजिए जोग्राफिकल थॉट जो सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप जोग्राफी से हैं तो आपको समझना चाहिए जोग्राफिकल थॉट की कितनी इंपॉर्टेंस, क्योंकि आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को देते हो तो उसमें जोग्राफिकल थॉट ज़रूर आता है और ये पूरा स्टैटिक पोर्सन है, तो हमें समझना पड़ेगा कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो नेट जेआरएफ का अगर आप एग्ज़ाम देखें तो उसमें बेसिकली 18 to 20 क्वेश्चन हर साल हर एक टाइम हर एक एग्ज़ाम में आते हैं आपके किसके जोग्राफिकल थॉट से। ठीक है, तो कौन कौन से जोग्राफिकल थॉट में क्या क्या टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कितना ये इंपॉर्टेंट है और किस किस चीज़ों के बारे में ये बात करता है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसा स्टैटिक पोर्सन है जिसको अगर आप अच्छे से करके जाते हो ना तो आपके सारे मार्क्स सॉलिड होते हैं। ठीक, तो उसमें बेसिकली एंशियंट जोग्राफर्स के बारे में पूछा जाता है, आपके मॉडर्न जोग्राफर्स के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत लिमिटेड टॉपिक है और बहुत अच्छा आपके मतलब ये एकदम से बहुत ईजीली आप बहुत कुछ गेन कर सकते हो किससे, जोग्राफिकल थॉट से। ठीक, और तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है जोग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जोग्राफिकल थॉट्स का सिलेबस है, किस चीज़ को कवर करती है। तो पहले करती हैं ये एंशियंट जोग्राफी के बारे में। एंशियंट टाइम में जोग्राफी क्या थी, कहाँ पे लाई करती थी, इसके बारे में बात करते हैं। ग्रीक जोग्राफर्स की बात करते हैं। ग्रीक जोग्राफर्स में आपके जैसे कि होमर हो गया, थील्स हो गया, पाइथागोरस हो गया हैं। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट है कई सारे, हेरोडोटस हो गए, तो प्लेटो, एरिस्टोटल, इनके बारे में, एरिस्टोस्थेनीज, हिप्पारकस, ये कुछ हमारे थिंकर्स हैं। इनके बारे में बात हम धीरे धीरे इन सारे थिंकर्स को देखा करेंगे। ठीक है, कौन कौन से थिंकर्स हैं, कितने क्या इंपॉर्टेंट काम किया है। और एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा इसमें कि जो जोग्राफिकल थॉट है ना उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन से जोग्राफर पहले था, कौन सा जोग्राफर बाद में था, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और कौन सा जोग्राफर किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था, किस ईयर में था, वो डिटर्मिनिस्टिक था या पॉसिबिलिस्टिक था, किस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पूछे जाते हैं, ईयर पूछा जाता है उस, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, बुक और कौन सा टर्म दिया है। ये सारी चीज़ें, ये 5-6 चीज़ें हैं, आपको इतना ही पढ़ना होता है बस। इसके बारे में उसकी कहानी नहीं पढ़ना होता। जैसे कई सारे लोग होते हैं वो कहानियाँ पढ़ते रहते हैं। कहानी इन द सेंस वो पढ़ते रहते हैं कि कब कब पैदा हुआ वो, ठीक है, कौन से कंट्री में पैदा हुआ, ये आपको पता होता है कौन सी स्कूल थॉट है। बाकी उसके पापा क्या करते थे, इनिशियल एज क्या थी, क्या क्या, बस ये इतना मतलब नहीं। बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, डिटर्मिनिस्टिक था, पॉसिबिलिस्टिक था, और कौन सा उसने टर्म दिया है, कौन सी बुक लिखी है। ये 5-6 चीज़ें आपको किसी भी जोग्राफर्स के बारे में और क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीक जोग्राफर्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं होमर के बारे में, थील्स के बारे में, पाइथागोरस के बारे में, हेकेटियस के बारे में, हेरोडोटस के बारे में, प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, एरिस्टोस्थेनीज के बारे में, और हिप्पारकस, पोसिडोनस, स्ट्रैबो। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एरिस्टोस्थेनीज तक मानिए, क्योंकि फिर हिप्पारकस को, स्ट्रैबो को बेसिकली रोमन जोग्राफर्स माना जाता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ टॉलेमी हुआ, जैसे ये रोमन जोग्राफर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ रोमन जोग्राफर्स हैं और कुछ आपके ग्रीक जोग्राफर्स हैं। ठीक है, तो रोमन और ग्रीक जोग्राफर एंशिएंट टाइम में थे, इनके बारे में हम डिस्कस करें डिटेल में। ठीक है, इसके बाद आपका अरब स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है। तो एक चीज़ होती है, हर एक ईयर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के में एंशिएंट ज्योग्राफी से आते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन आपके अरब स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। ठीक है, तो अरब स्कूल ऑफ थॉट क्यों डेवलप हुआ, क्यों यूरोप में डार्क एज आ गई है। ठीक है, तो इस टाइप का जो पैराडाइम है ये चलता है। ठीक है, तो अरब स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली डार्क एज आ गई थी यूरोप में, तो जो क्रिश्चियनिटी थी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी इस, जो कि बात करती थी किसके बारे में, बेसिकली यूरोप में डार्क एज आ गई तो फिर डेवलपमेंट हुआ किसका, अरब स्कूल ऑफ थॉट का। और अरब स्कूल ऑफ थॉट का क्यों डेवलपमेंट हुआ हम ये जान लेते हैं। अरब स्कूल ऑफ थॉट का इसलिए क्योंकि जब पैगम्बर मोहम्मद थे जो, उन्होंने जब उनका जो थॉट था इस्लाम को स्प्रेड करने का। ठीक है, जब आप किसी भी धर्म को या किसी भी चीज़ को आप स्प्रेड करना है तो उसके लिए आपको ट्रेड्स की, रूट्स की, कहाँ कौन सी हवाएं चलती हैं, सैलिनिटी क्या है ओशन की, ओशन से रिलेटेड। तो जो बेसिकली जो अगर आप पढ़ोगे ना कौन सी बुक्स किसने लिखी है अरब स्कूल में, तो रूट्स एंड रिलिम्स की बात की गई है, मानसून की बात की गई है। ठीक है, तो ठीक है, बेसिकली स्टार्स की बात की गई है। तो ये ट्रैवलर्स थे बेसिकली, ये अपने काम के लिए ट्रैवल्स की एक जगह से दूसरी जगह करना होता था किसको, अरब जोग्राफर्स को। तो बेसिकली इस वजह से क्या हुआ, अरब स्कूल ऑफ थॉट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जोग्राफर्स हैं जिनको हम देखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स हैं अगर आप उनको देखेंगे तो इसमें अलबरूनी हैं, अलबतानी हैं, अल-मशूदी, अल-इदरसी, इब्न बतूता, इब्न खलदून, इब्न शिना,
महमूद अब्दुल काशिम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स हैं। जोग्राफर्स क्या, हम इनको स्कॉलर्स बोलेंगे क्योंकि ये किसी भी स्कूल ऑफ थॉट, बेसिकली ये स्कॉलर्स थे, ये काफ़ी सारे स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो हम इसको स्कॉलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जोग्राफर्स उस टाइम पे तो नहीं थे, तो इन्होंने कब चीज़ क्या बोली है इनको हम डिटेल में समझे। किसी ने इंटेंस हीट की बात की है, किसी ने मानसून की बात की है, किसी ने रूट्स ऑफ विलियम बुक्स लिखी है, ठीक। तो ये जो है, इबन बतूता की बुक रहला बहुत फेमस है, अलबरूनी जो इंडिया आया था उसकी बुक बुक ठीक है, किताबुल हिंद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का अभी हम एक जर्नल ओवरव्यू देख रहे हैं पूरा किसका, जोग्राफिकल थॉट का, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम सबको डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सारे के सारे किसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया, ये भी हम धीरे धीरे आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहना, तो बेनिफिट्स है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है नेट जेआरएफ का, कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यूरोप में क्या होता है, इसके बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आ जाता है, ठीक है। तो जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रेनेसां का पीरियड था तो डिस्कवरी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो शिप बिल्डिंग, साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है, ठीक। तो इससे क्या है, एक नई चीज़ों को, नई यात्राओं को, वोगेजेस को मिलता है, वोगेजेस होती हैं, ट्रेड वगैरह फिर से फ्लोरिश करता है कहाँ, यूरोप में, ठीक है। तो शिप बिल्डिंग वगैरह ये सब यूरोप में स्टार्ट होता है, ठीक। जो रेनेसां का टाइम पीरियड था वो यहीं पे स्टार्ट होता है। और ज्योग्राफी से हटा करके और भी थिंकर्स इस टाइम पे डेवलप होते हैं, जैसे आपके कॉपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोलंबस, मैगलेगन, ठीक है। तो इन्होंने किसके बारे में बात की, वर्ल्ड के डेवलपमेंट के बारे में बात की, वर्ल्ड में कि उस अभी यूरोप में क्या हो गया था फिर से, मतलब डार्क एज थी, तो यही चीज़ है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर नहीं लगाती, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी एक टाइम के बाद एंड हो जाती है, मतलब उसमें एक एज आ जाएगा तो हम समुद्र में गिर जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप के जो क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स थॉट थे ना, कंजर्वेटिव थॉट्स, वो डेवलप हो गए थे कहाँ, यूरोप में, ठीक है। लेकिन रेनेसां ने इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू किया। जब इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन उठना शुरू कर हो गया ना, तो बेसिकली बहुत सारी बातें होने लगी, ठीक। तो कुछ ऐसी, तो बेसिकली आपका किसका डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरी ऑफ एज हुई और साइंटिफिक एडवांसमेंट आया, लोग ट्रैवलिंग करने लगे, ठीक है। अब यूरोपियंस ट्रैवलिंग करते थे, ठीक है। और कहाँ घूमने जाते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, और अपनी राइटिंग्स है ना उनको लेके आते थे। बहुत सारी स्पीसीज़ का इस टाइम पे ओरिजिन हुआ है, ठीक है। डायरीज़ लिखना लोगों ने स्टार्ट किया, अपनी डायरीज़ को फिर बाद में लोगों ने एनालिसिस किया, और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर की, उससे बहुत सारी डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें स्पीसीज़ का, या बहुत सारे क्या कहते हैं नई चीज़ों का क्या कहते हैं डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बेसिकली मैं आउट ऑफ थोड़ा बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद क्लासिकल पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्लासिकल पीरियड में आपको दो इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स पता होने चाहिए, ठीक है। एक आपका बर्नार्ड बर्नियस जो कि आपका, ठीक है, जिसने जोग्राफिकल जर्नल नाम से बुक लिखी थी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नियस और इम्यूनल कांट, क्लासिक पीरियड से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और ये दोनों जोग्राफर्स बर्नियस और इम्यूनल कांट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनल कांट तो आपका ज्योग्राफी के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी हुआ, फिलॉसफी हुआ, इसमें भी इम्यूनल कांट का बहुत इंपॉर्टेंट, हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कैसे इम्यूनल कांट ने अपनी अपनी जो थ्योरीज दी है, नॉलेज की बात की है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की बात की है, फिजिकल साइंस की बात की है। तो और जो बुक्स लिखी हैं इन्होंने उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इम्यूनल कांट को फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म भी बोला जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न एज में या मॉडर्न जोग्राफी जब आई, तो उसमें क्या हुआ, बेसिकली हमबोल्ट वगैरह आए, ठीक है। आप हमबोल्ट को जानते होगे, हमबोल्ट के बारे में आप सुना होगा, फाउंडर ऑफ मॉडर्न जोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। कार्ल लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं हमबोल्ट ने, ठीक है। बहुत सारी एक्सप्लोरेशन किया साउथ अमेरिका में, ठीक है, रसिया वगैरह में बहुत सारी एक्सप्लोरेशन किया, और हम इन सब के बारे में एक्सप्लोरेशन जो की है, बुक लिखी है कॉस्मोस, ठीक। तो 5 वॉल्यूम्स की जो बुक लिखी है कॉस्मोस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम पूछा है। कार्ल लिटर बहुत इंपॉर्टेंट, ये जर्मनी थे। बर्नियस, आपका जो बर्नियस हुआ है, कार्ल रिटर हुआ है, ये सारे के सारे आपके क्या सारे के सारे आपके जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से, जर्मनी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इम्यूनल कांट भी आपका, ये सब सारे जर्मन थे, ठीक। तो जर्मन एक टाइम पे स्कूल का हब बन गया था, ठीक है। तो जर्मन स्कूल ऑफ थॉट बहुत फेमस है, उसमें जर्मन स्कूल ऑफ थॉट में आपको जोग्राफर जैसे कि आपके ऑस्टर पैस्चेल, ठीक है, बॉन स्टोफन, अल्फ्रेड हेटनर, तो फेडरिक ड्रेटजेल वगैरह, ये कुछ सारे के सारे आपके जोग्राफर जो कि बिलोंग करते थे किससे, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। इसके बाद आपके जर्मन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट में आपके बटाल्टी लब्लास, जीन ब्रून्स हैं, आपके टैकलेश, ये हैं, ये कुछ जोग्राफर्स थे वो आपके बिलोंग करते थे इससे,
फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट से, ठीक है। तो इसके बाद आपका ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट में आपको मैकेंटर के बारे में पता होना चाहिए, रॉबर्ट मिल के बारे में पता होना चाहिए, पैट्रिक गैदिस जो कि अर्बन ज्योग्राफी में जिन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। कनोवरेशन नाम का टर्म है ना, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है पैट्रिक गैदिस का। तो वो जो टर्म है किसने दिया था, पैट्रिक गैदिस ने दिया था, जो कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट से अपना ताल्लुक़ रखते थे, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। सर डैडली स्टाम्प, चार्ल्स चार्ल्स और हैगेट, ये सब सारे के सारे आपके किससे, पीटर हैगेट वगैरह, जो विलियम क्रिक, चोरले, ठीक है, डेविड हार्वे, ये सारे के सारे आपके इसके ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो आपको नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए जोग्राफर्स का, और आप इनको पर्सनली सर्च भी कर सकते हो अगर आपको कुछ इनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना है। लेकिन आपको बेसिक्स नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए इनके बारे में, कौन से स्कूल ऑफ थॉट से क्या डिटर्मिनिस्टिक थे, कौन अर्बन जोग्राफर था। क्योंकि बाद में फिर आपको जोग्राफी है ना, वो अर्बन जोग्राफी में, पॉपुलेशन जोग्राफी में बहुत सारे थ्योरीज में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करें, ठीक। आज हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं, इसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक, आने वाले क्लासेस में। इसके बाद अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में जैसे WM डेविस, ठीक, WM डेविस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इरोजन ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉवेल, गिलबर्ट, जिन्होंने बेस लेवल की बात की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल की बात इन्होंने की थी। मार्क जेफरसन, इनको तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, जिन्होंने प्राइमेट सिटी के कॉन्सेप्ट की बात की थी। प्राइमेट सिटी जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, मार्क जेफरसन ने दिया था। इशा बोमेन, जो बोमेन बेसिकली अधिकतर पॉलिटिकल जोग्राफर थे, अधिकतर बेसिकली आपको जोग्राफी इसलिए पता होने चाहिए कि किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको अगर नहीं आता है ना कुछ चीज़, ठीक है, तो आप एलिमिनेशन तो कर ही सकते हो। ऑप्शंस का एलिमिनेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट कला होती है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शंस का एलिमिनेशन करना तो आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी जोग्राफर्स के बारे में पता है और उसने कुछ काम आपको पता है, इसने सारा कुछ काम आपको इसके बारे में पता है, ठीक है, ऑप्शन में वो दिया हुआ है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो इजीली। तो ये एलिमिनेशन का जो मेथड है ना, वो हर एक जगह आपका हर एक एग्ज़ाम में काम करता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस है, तो आपको एलिमिनेशन का मेथड ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपकी एलन चर्चिन सैपल, जो कि डिटर्मिनिस्टिक थी, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है। रेडजेल की स्टूडेंट थी, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन रेडजेल किससे बिलोंग करता था, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था। लेकिन आपकी जो एलन चर्चिन सैपल है वो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करती थी, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था, अमेरिका में जो लेडीज़ थी ना, उनको वुमेन को पढ़ने का राइट्स नहीं थे। तो क्या वो कहाँ गई थी, रेडजेल से पढ़ने के लिए, जोग्राफी पढ़ने के लिए कहाँ गई थी, ठीक है, जर्मनी गई थी, ठीक, किसके लिए, पढ़ने के लिए, रेड जेल से, ठीक। तो कितने उस टाइम पे लोग कितना पढ़ने के लिए कितना मोटिवेटेड होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ इससे पता चलता है। एल्सबर हंटिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो बुक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, पल्स ऑफ एशिया, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक। तो हम अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में की बात करें, तो फिर इसके बाद मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाता है। उस मतलब इससे पहले बहुत सारी आपकी ब्रांचेस होती हैं ज्योग्राफी की, हम आगे इन सब ब्रांचेस को देखेंगे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म में फिर कोई एक भी चीज़ डेवलप नहीं होती है, सारी चीज़ों को इक्वल माना जाता है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज़ को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, और हर एक थॉट को, जैसे चाहे आपका वो फेमिनिज्म हो, ठीक है, चाहे फिर आपका एरियल डिफ्रेंसिएशन हो, चाहे डिटर्मिनिज्म पॉसिबल है, हम सबको इक्वल मानते हैं और सबको इक्वली वेटेज देते हैं। और जो मॉडर्नाइजेशन होता है उस पर ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। फ्यूचर डेवलपमेंट एंड रिसेंट डेवलपमेंट में आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी में आजकल क्या, हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं, जीआईएस की बात करते हैं, थ्योरीज की बात करते हैं, एनालिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो जो नए नए टूल्स हैं ना वो ज्योग्राफी से जुड़ते जा रहे हैं। हम थोड़ा ज्योग्राफिक जो है अब आज के टाइम पे थोड़ा साइंटिफिक होती जा रही है। हम अब लैंडसेट के डेटा का यूज़ करते हैं, सेंटिनल के डेटा का यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स की जो एरियल इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस, इनका यूज़ करते हैं, किसके लिए, अपनी बहुत सारे अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए। रेनफॉल का डेटा, प्रेसिपिटेशन का डेटा, ठीक है। तो सॉइल का टेक्सचर निकाल रहे हैं हम, सॉइल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये क्या है, ओवरऑल पैटर्न ज्योग्राफी के स्टडी का चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में ये रिसेंट डेवलपमेंट है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म में बेसिकली यही बातें आती हैं, और हम सब चीज़ों को कोरिलेट करके बढ़ते हैं, ठीक है। रिसेंट हम सबको डिटेल में देखेंगे सारी की सारी चीज़ों को आने वाली क्लासेस में, ठीक है। इसके बाद फिलॉसफी इन डिसिप्लिन और जोग्राफी, ठीक है। तो हम फिलॉसफी और जोग्राफी डिसिप्लिन डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है। जोग्राफिकल थॉट में आप क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्या कौन सी चीज़ कब आई, कौन सा जोग्राफर पहले था, कौन सा जोग्राफर बाद में था, कौन सी बुक पहले लिखी गई, कौन सी बुक बाद में लिखी गई है, कौन किसका स्टूडेंट था,
तो ये सब चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पक्का पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकल थॉट में तो बिल्कुल आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये फैक्चुअल है सारा का सारा। फैक्चुअल के साथ साथ आपको अपना लॉजिकल थिंकिंग के साथ इसको ज्योग्राफिकल थॉट को सॉल्व करना है, और ये एकदम ऐसे मार्क्स हैं जो आपको बहुत ईजिली मिल सकते हैं नेट JRF के किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। हैं, और हमें पढ़ना क्या, हमने जैसे डिस्कस किया बुक्स के बारे में, हमें जोग्राफर्स पढ़ना है और जोग्राफर्स के जो वर्क हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। जो जोग्राफर्स हैं उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। ठीक, तो ये हमारी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। जोग्राफिकल थॉट मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आपका, और सॉलिड मार्क्स होते हैं, एक से एकदम क्लियर होते हैं, ठीक है। अब इंटर रिलेशन और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ जोग्राफी, इसमें क्या है कि एक टाइम के बाद जब 1950s के बाद जब क्वान्टिटेटिव रिवोल्यूशन आ जाता है ना, क्वान्टिटेटिव रिवोल्यूशन जब आता है, तो क्या जोग्राफी अलग ही जगह पर चलना शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब इन द सेंस हम ज्योग्राफी में क्या हर एक चीज़ का डेटा निकालना है, कौन सी रिवर कितनी लेंथ है किस रिवर की, ठीक है। पॉपुलेशन का डेटा किस कंट्री का कहाँ पे कितना है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं किसमें, जो ब्रांचेस हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस उस टाइम पे अर्बन अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, सारी की सारी उस टाइम पे डेवलप हो गई थी, ठीक है। तो और जब बहुत सारी आपकी थ्योरीज आती हैं उस टाइम पे, ठीक है। स्पेशल एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है, स्पेशल चीज़ों का देखने लगते हैं जब हम स्पेशल तरीके से, तो बहुत सारी आपकी थ्योरी आती हैं, जैसे कि आप वेवर्स की थ्योरी देख लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी देख लो, लॉस का, ठीक। और बहुत सारे आपके जो मार्केट्स के मॉडल हैं, ये सारे के सारे आपके आते हैं, ठीक है। एक आपकी क्वांटिटी रिवोल्यूशन के बाद, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी में बहुत सारे पैराडाइम हैं, तो हम पैराडाइम बात अच्छे से एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जैसे आपका डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, रीजनल पर्सपेक्टिव, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, स्पेशल एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, वर्चुअल ज्योग्राफी, फेमिनिस्ट ज्योग्राफी, पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी एंड रिसेंट व्यू एंड फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं सब कुछ ज्योग्राफी में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराडाइम्स आपको पता होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जब आप किसी पैराडाइम के बारे में पढ़ोगे बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, ठीक है। तो हम इनके बारे में सारे पैराडाइम के बारे में अच्छे डिस्कस करेंगे। हम सारे जोग्राफर जैसे ग्रीक जोग्राफर्स हैं, रोमन जोग्राफर्स हैं, किस जोग्राफर्स ने क्या काम किया है, इसके बारे में हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो आपको करना है करना, बस पढ़ाई करते रहना अपनी, ठीक है। लाइक करना हो लाइक कर देना, नहीं करना हो तो मत करना, कोई बात नहीं है।